हेलो स्टूडेंट्स। अब जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है किस तरह से प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये हमने अपने लास्ट वीडियोस के अंदर देख लिया। अब स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा इंपॉर्टेंट वो है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। देखिए स्टूडेंट, बोर्ड एग्जाम के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट वाले टॉपिक में से एक क्वेश्चन फिक्स आपके पेपर के अंदर आते ही आता है, या फिर मैं ये कहूँ 101% एक क्वेश्चन जो है वो पास्ट एडजस्टमेंट में से आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आता ही आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझना है, बहुत इजी है। वैसे इस तरह का टॉपिक जो है आप 11th के अंदर पढ़ चुके हैं। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के अंदर क्या था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का मतलब कि अगर कोई मिस्टेक्स हुई है तो उन मिस्टेक्स को, उन एरर्स को किस तरह से हमें रेक्टिफाइड करना है, करेक्ट करना है, वो हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पढ़ा था। वही चीज जो है वो आपका पास्ट एडजस्टमेंट ही है। अब समझ लेते हैं मीनिंग पास्ट एडजस्टमेंट का पार्टनरशिप अकाउंट्स के अंदर क्या है, किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का स्टूडेंट मतलब ये है कि अगर सपोज कीजिए पार्टनर्स ने जो अकाउंट प्रिपेयर किए उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त कुछ मिस्टेक्स हो जाए या कुछ गलतियां हो जाए, तो उन गलतियों को किस तरह से हमें रेक्टिफाइड करना है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। सपोज कीजिए पार्टनर्स जो हैं, उन पार्टनर्स ने अपना अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, अकाउंट्स प्रिपेयर भी हो गए, लेकिन अकाउंट प्रिपेयर होने के बाद में उनको पता चला कि पर्टिकुलर किसी एक पार्टनर को जो है सैलरी देनी थी, लेकिन वो सैलरी देना भूल गए, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो उनको 10% की रेट से चार्ज करना था, लेकिन उन्होंने 6% की रेट से चार्ज कर दिया। या फिर ये भी हो सकता है कि प्रॉफिट जो शेयर डिस्ट्रीब्यूट करना था उनको, वो प्रॉफिट उन्होंने रॉन्ग पीएसआर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यानी उनको डिस्ट्रीब्यूट तो करना था इक्वल, लेकिन उन्होंने उस प्रॉफिट शेयरिंग को किसी पर्टिकुलर रेशियो में यानी 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस तरह से उन्होंने कुछ गलतियां कर दी। तो उन गलतियों को कैसे सुधारना है, क्योंकि देखो स्टूडेंट, अब ये पॉसिबल नहीं है कि हम सारे अकाउंट्स वापस से प्रिपेयर करें। पॉसिबल कहने का मतलब मेरा ये, प्रिपेयर तो हो सकते हैं लेकिन उसमें टाइम कितना लगेगा, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। फिर दूसरा मेहनत भी लगेगी कि उस सारे अकाउंट हमें नए सिरे से वापस प्रिपेयर करने। तो इससे बेटर ये है कि सारे अकाउंट्स प्रिपेयर ना करके हम लोग क्या करें, केवल एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दें, जिसके थ्रू गलती की वजह से जिन पार्टनर्स को पहले प्रॉफिट ज्यादा मिला था उनसे वापस दे दो, और जिन पार्टनर्स को कम मिला है उनको दे दो। तो उससे क्या होगा कि वो जो मिस्टेक हुई थी वो रेक्टिफाइड हो जाएगी और एक सिंगल एंट्री पास कर दी जाएगी, जो उनके कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लिया जाएगा। तो वो कहलाता है हमारा पास्ट एडजस्टमेंट। तो आई थिंक पास्ट एडजस्टमेंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। क्या मतलब है पास्ट एडजस्टमेंट का, कि जब पार्टनरशिप अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं तो उन अकाउंट्स को प्रिपेयर करते वक्त अगर कोई मिस्टेक्स रह जाती है, कोई गलती हो जाती है, या कुछ भूल जाते हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो जाता है, या जिस रेट से इंटरेस्ट चार्ज करना था उस रेट से नहीं होकर के किसी और रेट से चार्ज हो जाता है, तो इन गलतियों को सुधारने के लिए पूरे अकाउंट्स वापस से ना बना करके उनकी जगह पर एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करके उसको कैसे एडजस्ट करना है, रेक्टिफाइड करना है, वही कहलाता है पास्ट एडजस्टमेंट। क्लियर सभी को? अब हम देखते हैं पास्ट एडजस्टमेंट के अंदर हमारे को उन एरर्स को किस तरह से रेक्टिफाइड करना है, या किस तरह से हमें एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री जो है वो पास करनी है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके लिए मैंने कुछ फॉर्मेट जो है वो एक फॉर्मेट प्रिपेयर किया है कि किस तरह से आपको पास्ट एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। फॉर्मेट समझ लेते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर का कॉलम है जिसके अंदर आपको डिटेल लिखनी है। फिर मैंने पार्टनर्स के कुछ कॉलम बनाए हैं, 3 पार्टनर दिए ए, बी एंड सी। आपके क्वेश्चन के अंदर जितने पार्टनर्स होंगे आपको उतने कॉलम बनाने हैं। अगर 2 पार्टनर्स नहीं है तो ए और बी 2 कॉलम बन जाएंगे, 3 है तो ए बी सी 3 बनेंगे, 4 है तो ए बी सी बी, या जो भी आपके पार्टनर्स के नेम है उनके पार्टनर्स के नेम के अकॉर्डिंग उतने कॉलम बना देना है। एक कॉलम फिक्स है इधर फर्म के लिए, वो कॉलम आपको फर्म के लिए फिक्स बनाना ही है। तो जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम प्लस एक कॉलम फर्म का, तो इस तरह से कॉलम प्रिपेयर हो जाएंगे। फिर उन कॉलम को आपको वापस 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करना है, डीआर इस तरह से चारों कॉलम को मैंने डीआर के नाम से पार्ट कर दिया है अलग अलग। ठीक है, अब स्टूडेंट मैं अब आगे इसको कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं समझा देता हूं कि ये जो पार्टनर्स के जो कॉलम है
ये एक तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है। क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है या पार्टनर्स करंट अकाउंट है। और फर्म का जो ये कॉलम है पूरा, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये तो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और ये है पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करंट अकाउंट। मतलब आपको इनको इस तरह से ट्रीट करना है ताकि आपको ये पूरा फॉर्मेट समझने में इजी रहेगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई सबके। अब हम देखते हैं कि इनमें किस तरह से ट्रांजेक्शंस को लिखना है हमारा। स्टूडेंट, जैसा कि हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर जितने भी आइटम्स लिखे जाते हैं उन आइटम्स को देने में मिस्टेक्स हो सकती है, यानी उन आइटम को देना भूल सकते हैं। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल के अंदर जो आइटम लिखे जाते हैं, जैसे उसके अंदर डीआर साइड में सबसे पहले आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या आता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको ये गिवन है कि दे ओमिटेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्या? दे ओमिटेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, कि पार्टनर जो है अब 10% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। ओमिटेड टू प्रोवाइड मतलब देना भूल गए, तो उस केस में आपको यहां पर लिखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फिर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, जो भी आपको रेट गिवन है उस रेट से, फिर उनको इस कॉलम के अंदर लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? सभी को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के किस साइड में लिखा जाता है? डीआर साइड में लिखते हैं सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिखा जाता है, और वो चीज जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होती है तो किस साइड में चली जाती है? क्रॉस में, यानी सीआर साइड के अंदर। सभी को समझ में आता है ये सब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डीआर साइड में लिखा जाता है, और जब वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर ट्रांसफर होता है तो वो सीआर साइड में चला जाता है। यही होता है। अब मैंने आपको क्या समझाया था स्टार्टिंग में, ये सारे क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, और ये क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड में ट्रांसफर होता है? सीआर साइड में। तो आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करके पार्टनर्स के किस तरफ लिख दोगे? सीआर साइड में। समझ में आ रहा है कुछ? सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना भूल गए थे आप वो लिख लो यहाँ पर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको कैलकुलेट करना है वर्किंग नोट के अंदर, और वो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा वो पार्टनर्स के किस तरफ लिखना है? सीआर साइड में। और इन तीनों की टोटल करके पार्टनर्स की फर्म के किस तरफ आ जाएगा? डीआर साइड में। समझ में आया? नहीं आया तो एक बार वापस समझ लो। पहले आप यहां मत लिखो इसको, दूसरा तरीका यहां मत लिखो इनको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करो, फर्म के किधर लिखते, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किधर लिखते हैं? डीआर में। तो पहले आप यहां लिख लो, फिर उसको पार्टनर्स के सीआर में लिख लो। यानी जो आइटम पार्टनर्स के सीआर में आएगा वो फर्म के डीआर में आएगा, और जो फर्म के सीआर में आएगा वो पार्टनर्स के डीआर में आएगा, क्योंकि वो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डीआर में होती है वो सीआर में ट्रांसफर होती है पार्टनर्स कैपिटल में, और जो प्रॉफिट एंड लॉस के सीआर में होती है वो पार्टनर्स कैपिटल के डीआर में ट्रांसफर होती है। तो इस तरह से समझ लो इस चीज को। तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट किया, पार्टनर्स के सीआर में लिखा, और इन तीनों के टोटल करके फर्म के डीआर में रिवर्स साइड में लिख दी मैंने। कंप्लीट यहां तक। फिर नेक्स्ट आइटम जैसे सैलरी, कमीशन या रेम्यूनरेशन। सैलरी भी हो सकता है, या किसी पार्टनर को कमीशन भी हो सकता है, या अदर कोई रेम्यूनरेशन भी हो सकता है, जैसा भी क्वेश्चन में गिवन हो। अगर ये आइटम भी देना भूल गए हैं तो इनको भी किधर लिखना है? पार्टनर्स के दो सीआर साइड में, और इन तीनों की टोटल किधर आ जाएगी? फर्म के डीआर साइड में। जरूरी नहीं है कि तीनों के कॉलम में आए, क्योंकि सैलरी और ये सारी चीजें जो है कंपलसरी सबको मिले ऐसा जरूरी नहीं है। पर्टिकुलर किसी एक सिंगल पार्टनर को मिले, जैसे बहुत कीजिए सैलरी केवल एक को मिलेगी तो आप एक ही कॉलम में सीआर में लिखिए, बाकी सबके डैश कर दीजिए, और ये जो अमाउंट होगा फर्म के किधर आ जाएगा? डीआर साइड में आ जाएगा। उसी तरह से सपोज कीजिए कमीशन है या रेम्यूनरेशन है, वो बी और सी को मिल रहा है, तो आप बी और सी के कॉलम में लिखेंगे सीआर साइड में, और उनकी टोटल फर्म के डीआर साइड में आ जाएगी। एक कॉलम को डैश डैश कर देना है। सेकंड आइटम हो गया। फिर आते हैं हम सीआर साइड में। तो सीआर साइड में आइटम जो आता है वो आता है आपका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स किधर आता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के सीआर में आता है।
तो पार्टनर्स के किधर आता है, डीआर में, तो आप इस तरफ लिखेंगे इसको पार्टनर्स के डीआर में, और इनकी टोटल करके किधर आ जाएगी, फर्म के सीआर साइड में। आए समझ में सभी को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर देना भूल गए हैं तो पार्टनर्स के तो डीआर में लिखना है, और तीनों की टोटल करके फर्म के सीआर में लिखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अगर आपको डायरेक्ट गिवन है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन अगर गिवन नहीं है तो आपको क्या करना है, उसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसको कैलकुलेट करके इधर इस तरफ से लिख लीजिए। यहां तक क्लियर। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में ही समझाता हूँ उस चीज को। अभी सपोज कीजिए क्वेश्चन में आपको केवल यही गिवन था कि दे डू नॉट प्रोवाइड या दे प्रोवाइडेड ओमिटेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ व्हाटएवर द रेट गिवन, सैलरी टू ए, commission to B, LC rupees this, interest on drawing charge at the rate of 6%, omitted to charge, ये भी हमने लिख लिया। बस यही है क्वेश्चन में अंदर गिवन। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये सब लिख लेना आइटम सभी के अंदर। फिर आपको क्या करना है, ध्यान से समझना, मेन इंपॉर्टेंट चीज अब है, ये तो हमने लिख लिया केवल कि इस तरफ आना है, इतना इतना अमाउंट है। अब करना क्या, सबसे पहले आपको फर्म की टोटल करनी है। क्या करना है, फर्म की टोटल करनी है, डीआर और सीआर साइड दोनों की टोटल करनी है। जैसे इधर मुझे पता है 2 आइटम लिखा हुआ, इधर 1 आइटम लिखा हुआ। सपोज कीजिए इधर की टोटल जो है वो 30,000, कितनी है टोटल, 30,000 रुपीज, और इधर की टोटल मैंने की तो वो आ रही है 20,000। कितनी आ रही है, 20,000। तो किस साइड में कम पड़ रहे हैं पैसे, इस तरफ कितना, 10,000, तो टोटल इक्वल हो जाएगी 30,000। या फिर मैं सिंपल से वर्ड्स में इसका बैलेंस कैलकुलेट कर रहा हूं। इधर की टोटल की मैंने 30,000 आया, उधर की टोटल की ये सिंगल आइटम की 20,000 हो रही है, कम पड़ रहे हैं 10,000 रुपए, मैंने लिख दिया, टोटल बराबर कर दिया। यहां तक समझना आया। अब क्या करना है, ये जो डिफरेंस आया है 10,000 रुपीज, इस डिफरेंस को इन पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस 10,000 के सामने आप यहां पर्टिकुलर के अंदर लिखेंगे डिफरेंस अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या करना है, ये जो डिफरेंस 10,000 रुपीज आया है, इस डिफरेंस के सामने यहां पर लिखना है डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। किधर लिखा हुआ है, फर्म के सीआर साइड में। तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पार्टनर्स के किस तरफ आ जाएगा, डीआर साइड में, रिवर्स साइड में आता है। फर्म के सीआर में लिखे हुए 10,000, तो पार्टनर्स के किधर आ जाएंगे, डीआर साइड के अंदर। किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके लिखोगे उस 10,000 को, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हो गया यहां तक। अब आपको क्या करना है, अब पार्टनर्स की टोटल कर लेना है। क्या करना है, अब पार्टनर्स की टोटल करनी है। इस तरह की आप टोटल करोगे सभी डीआरसीआर की टोटल। सपोज कीजिए मैं ऐसे ही एग्जांपल से लिख रहा हूं, इधर की टोटल जो आ रही है वो इस तरह से आ रही है। ये मैंने टोटल की इन सभी की इस तरह से। तो टोटल करने पर अमाउंट ये कुछ आ रहा है, जैसे इसका आ रहा है 2,000 रुपीज, 5,000, 3,000, 2,000, 11,000, 9,000। ये मैंने टोटल करके अमाउंट लिखा है। समझ में आया यहाँ तक क्या किया मैंने, वापस रिपीट कर देता हूं मैं। सबसे पहले मैंने फर्म की टोटल की 30,000, इधर की 20 थी, 10,000 रुपीज डिफरेंस अमाउंट जो आया वो लिख लिया, टोटल इक्वल कर दिया। ये टोटल जो आया, डिफरेंस जो आया, उस टोटल डिफरेंस को मैंने उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्म के सीआर में लिखा हुआ था, तो मैंने पार्टनर्स के डीआर में डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट लिख दिया। फिर मैंने क्या किया, लाइन खींची और पार्टनर्स की टोटल कर ली इस तरह से। तो टोटल करने पर ये अमाउंट मेरे पास में आ रहा है। अब इससे हमारी जो एडजस्टमेंट एंट्री है वो पास होगी। ये जो अमाउंट आ रहा है, इस अमाउंट से हमारी एडजस्टमेंट एंट्री पास होगी। आप सभी को पता है बैलेंस कौन सी साइड का कहलाता है, जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है। क्या बैलेंस उस साइड का कहलाता है जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है। अब देखिए हम किस साइड की टोटल ज्यादा है वो कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे ये कॉलम ए के लिए,
ए के डीआर की टोटल है 2000, सीआर की टोटल 5000, तो बैलेंस कौन सा कहलाएगा? सीआर का, क्योंकि सीआर साइड की टोटल ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? कितनी ज्यादा है? 3000। 2000 डीआर साइड की टोटल, सीआर साइड की 5000 है, डिफरेंस अमाउंट 3000, बैलेंस कहलाएगा सीआर साइड का, क्योंकि ये सीआर की टोटल ज्यादा है इसमें। उसी तरह से बी का कैलकुलेट करते हैं। बी की टोटल डीआर सीआर साइड की 2000, डीआर की 3000, किधर की ज्यादा है? डीआर की। कितनी? 1000, तो इसका डीआर बैलेंस हो गया 1000। फिर देखते हैं सी की। सी की डीआर की टोटल है 11000, सीआर की टोटल है 9000, किधर की ज्यादा है? डीआर साइड की। कितनी? 9 माइनस 11 2000। आइए समझ में यहां तक क्या कर लिया हमने? जिस साइड की टोटल ज्यादा थी, जितनी ज्यादा थी वो हमने लिख ली, क्योंकि बैलेंस उस साइड का कहलाता है जिस साइड की टोटल ज्यादा होती है, तो हमने ये अमाउंट कैलकुलेट करके लिख लिया। अब स्टूडेंट ये जो लास्ट अमाउंट हमारे पास में बैलेंस आया है, इससे हमारे को एंट्री पास करनी है, वही हमारा आंसर होगा। ये सारा वर्किंग नोट था, जो लास्ट एंट्री पास करनी है वो हमारा आंसर होगा। अब कैसे होगी एंट्री? देखिए, ए के किस साइड टोटल ज्यादा है? सीआर की, तो इसका सीआर बैलेंस हुआ। इट मींस ए के अकाउंट को हमें क्या करना है? सीआर करना है। बी और सी इन दोनों के डीआर साइड का बैलेंस है, तो इन दोनों के अकाउंट को क्या करेंगे हम? डीआर करेंगे। तो एंट्री क्या होगी? तो यहां पर लिख रहा हूं एंट्री। बी का डीआर बैलेंस है, तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सी का भी डीआर बैलेंस, तो उसको भी लिखेंगे सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। और ए का सीआर बैलेंस था, तो लिखेंगे हम ए इज कैपिटल अकाउंट। देखिए, बी के डीआर का था 1000, सी के भी डीआर का था 2000, तो यहां पर लिख लेते हैं 1000 2000। और इसके कितना है? ए का सीआर में 3000, ये मैंने लिख लिया 3000। ये मेरी एडजस्टमेंट एंट्री होगी। अब आंसर सही है या गलत है ये भी चेक कर सकते हैं हम लोग। अब हमने जो ये एंट्री पास की है, इस एंट्री में डीआर और सीआर साइड की टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आनी चाहिए। डीआर और सीआर साइड की टोटल ऑटोमेटिकली इक्वल आनी चाहिए। अगर आ रही है, इसका मतलब आपने जो ये सब कैलकुलेशन किया है ये सही है। नहीं आ रही है, इसका मतलब आपने जो भी किया वो रॉन्ग है। क्योंकि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि गलती करने से पहले जो भी प्रॉफिट लॉस डिस्ट्रीब्यूट हुआ, उसमें अगर किसी पार्टनर को ज्यादा मिला है तो उससे वापस ले लो, और जिन पार्टनर्स को कम मिला है उनको दे दो। तो यही तो होगा कि एक पार्टनर को जितना ज्यादा मिला है उतना ही तो दूसरे को कम मिला होगा। एक पार्टनर को जितना ज्यादा मिला है उतना ही तो दूसरे को कम मिला होगा। तो इट मींस एक बंदे को जितना ज्यादा मिला है वो का वही अमाउंट दूसरे को मिलेगा। इसका मतलब दोनों साइड की टोटल जो है वो इक्वल आनी चाहिए। दूसरी बात, जरूरी नहीं है कि इन तीनों का बैलेंस बचे। हो सकता है दो के ही बचे, ए और बी के ही बचे, या ए और सी के ही बचे, या बी और सी के ही बचे। ये जो एंट्री हो रही है, हो सकता है तीनों के नाम नहीं आए, इसके अंदर केवल दो पार्टनर्स के नेम ही आए, बी और सी के ही आ जाए, या बी और ए का आ जाए, या बी और सी का, या ए और सी का आ जाए। लेकिन उस केस में भी डीआर और सीआर साइड की टोटल जो है वो इक्वल आएगी। सपोज कीजिए जैसे बी जो है उसके दोनों साइड की टोटल 3000 आ रही है, तो उस केस में सी जो है उसके टोटल जो है यहाँ पर डिफरेंस जो 2000 का नहीं बल्कि 3000 का आना चाहिए। तब जाकर के हमारी एंट्री क्या होगी? बी में हट जाएगा उसमें से, तो सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल 3000 अमाउंट आ जाएगा। तो कुछ भी हो सकता है, तीनों में से तीनों का नाम भी आ सकता है, दो का नाम भी आ सकता है, कोई भी दो हो सकते हैं, लेकिन उनके डीआर और सीआर साइड का जो टोटल अमाउंट आएगा वो टोटल इक्वल आएगा। और अगर इक्वल आ रहा है जिसका मतलब आपने सही किया, नहीं आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर गलती है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये पूरा कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमारे को जो पहले गलतियां हो गई हैं, जो एरर्स रह गई हैं, या कुछ हम देना भूल गए थे, उनको हमें करेक्ट करना है बाय पासिंग अ सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, नॉट बाय प्रिपेयरिंग ऑल द अकाउंट्स, क्योंकि उसमें टाइम वेस्ट होगा। बेटर ये एक सिंगल एंट्री हो, फिर उस एंट्री को उनके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे। एक चीज और, अभी मैंने यहां पर लिखा है बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट टू एस कैपिटल अकाउंट। अगर सपोज कीजिए क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसा बोला गया है कि फॉर्म जो है वो अपने कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड मेथड से फॉलो करती है, किससे? फिक्स्ड मेथड से। तो आप क्या चेंज करोगे इस एंट्री के अंदर? यहां पर कैपिटल अकाउंट की जगह पर क्या लिखोगे आप? करंट अकाउंट।
क्या लिखोगे? करंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगी? बी इज करंट अकाउंट डेबिट, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, 2A इज करंट अकाउंट। कब लिखना है? जब क्वेश्चन में ये कहा जाए कि फर्म जो है वो अपने कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड कैपिटल मेथड से फॉलो करती है, तब आपको कैपिटल की जगह करंट लिखना है। अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग से फॉलो कर रही है या फिर कुछ भी दिया हुआ नहीं है तो आपको क्या लिखना है? कैपिटल अकाउंट। क्लियर? चलिए, ये तो हो गया हमारा सिंपल जो चीजें थी वो मैंने आपको समझा दी। तो स्टूडेंट अब मैं कुछ इसके अंदर कुछ चीजें और ऐड करने वाला हूं। अब इसके अंदर मैं कुछ चीजें और ऐड करने वाला हूं। अब वो समझना है, उसको ध्यान से, वो एक्स्ट्रा आइटम जो होंगे वो क्या होंगे। जैसे मैंने ये बोला, ये तीनों आइटम जो है वो आप देना भूल गए, तो आपने उनको लिख लिया। पार्टनर्स के अंदर जिस साइड में आता है उस तरफ लिख लिया, फर्म के अंदर जिस तरफ आता है उस तरफ लिख लिया। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि आपको पर्टिकुलर कोई आइटम जो है उसकी 2 रेट गिवन होती है कि आपको वो आइटम देना इस रेट से था, आपने दिया इस रेट से। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5%। चार्ज एट द रेट ऑफ 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5% पर एनम। इसका मतलब क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपने वो 6% की रेट से दे दिया, जबकि देना किस रेट से था? 5% की रेट से। प्रोवाइडेड 6% पर एनम इंस्टीड ऑफ 5%, यानी 5 की जगह पर 6% दे दिया। तो ये 6% जो दिया वो क्या है? रॉन्ग है, क्योंकि देना किस रेट से था? 5% की रेट से। तो 6% की रेट से जो उन्होंने दिया वो रॉन्ग है, और 5% की रेट से जो देना था वो राइट है। केवल ये एक ही सिंगल एडजस्टमेंट दिया हुआ है। तो अब ये प्रिपेयर कैसे होगा? ध्यान से समझना इस तरफ। मैंने क्या कहा था? ये सारे आइटम देना भूल गए हैं, जो राइट थे बट दिए नहीं गए, तो हमने इनको इस तरफ जिस तरह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर जिस तरह से लिखते हैं हमने लिख दिया। लेकिन अगर कोई एक सिंगल आइटम ही आपको रॉन्ग और राइट दोनों रेट दी हुई हो तो कैसे करना है? सबसे पहले हम करते हैं बात राइट की। जो राइट देना था आप क्या करोगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे एट द रेट ऑफ 5% पर एनम वर्किंग नोट के अंदर। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करोगे किस रेट से? 5% की रेट से। ये राइट है। आप यहां पर लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में आप लिखना चाहें तो राइट किस तरफ लिखोगे? राइट साइड में, यानी पार्टनर्स के तो सीआर में और फर्म के डीआर में। राइट वाला राइट साइड में लिखना है। फिर आप रॉन्ग कैलकुलेट करोगे 6% की रेट से वर्किंग नोट में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% की रेट से कैलकुलेट करोगे, जो कि क्या है? रॉन्ग है। तो आप वापस यहां पर लिखोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ब्रैकेट में लिखोगे रॉन्ग। जो रॉन्ग है उसको आपको रॉन्ग साइड में लिखना है। क्या करना है? लिखना है, ताकि आगे जाकर के उसको करेक्ट किया जा सके। तो आप क्या करोगे? इसको रॉन्ग साइड में, यानी पार्टनर्स के डीआर में लिखोगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स के सीआर में लिखते हैं, तो अभी क्या लिखोगे? डीआर साइड में। कौन सा वाला? रॉन्ग वाला। पार्टनर्स के डीआर में लिख लोगे रॉन्ग। बस हो गए 2 आइटम है। फिर वही फंडा हमारा। सबसे पहले क्या करोगे? फर्म की टोटल करोगे, क्योंकि फर्म की टोटल में डिफरेंस आ रहा होगा। क्योंकि एक तो आपने चार्ज किया 6% की रेट से, एक चार्ज किया 5% की रेट से, तो 1% का डिफरेंस आ रहा है। फर्म की टोटल करना है, इसी तरह से डिफरेंस कैलकुलेट आ जाएगा। इस डिफरेंस को हमेशा किस में बांटते हैं? उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो वो जो डिफरेंस अमाउंट होगा उस अमाउंट को आप उनके यहां पर लिखोगे डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और उस डिफरेंस को उनके प्रॉफिट शेयरिंग में बांट करके पार्टनर्स के अंदर लिख लोगे जिधर कम पड़ रहा है। यानी कि अगर फर्म के सीआर में लिखा हुआ है तो पार्टनर्स के डीआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और अगर फर्म के डीआर में लिखा हुआ तो पार्टनर्स के सीआर में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। ठीक है। फिर पार्टनर्स की टोटल करनी है, इस तरह से अमाउंट आ जाएगा और डिफरेंस निकाल के एंट्री पास कर देना है। समझ में आया क्या? कि जब एक क्वेश्चन के अंदर किसी पर्टिकुलर आइटम के लिए 2 रेट्स गिवन हो, रॉन्ग वाली भी और राइट वाली भी, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? रॉन्ग और राइट दोनों कैलकुलेट करने हैं वर्किंग नोट के अंदर। रॉन्ग वाला रॉन्ग साइड में लिखना है, राइट वाला राइट साइड में लिखना है। फर्म की टोटल करनी है, डिफरेंस जो आएगा उस डिफरेंस को उनके प्रॉफिट शेयरिंग में बांट देना है पार्टनर्स के अंदर। फिर पार्टनर्स की टोटल करनी है और उस टोटल से एंट्री हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा एक सिंगल टॉपिक, और इसी के अंदर राइट रॉन्ग राइट वाला। थोड़ा और टिपिकल करते हैं क्वेश्चन को।
और कुछ चीजें इसमें ऐड करते हैं। सपोज कीजिए ये सब तो आपको दे ही रखा है कि फर्म omitted to provide interest on capital at the rate of 10%, omitted to provide salary to A rupees 10,000, commission to B rupees 20,000 and remuneration to C rupees 5,000. Interest on drawing omitted to charge at the rate of 8%. ये सब दिया हुआ है। फिर एक लाइन और लिखी हुई इसके अंदर, प्रॉफिट फॉर द फर्म वाज रुपीज 1 लाख। ध्यान से समझना इसको, प्रॉफिट फॉर द फर्म was rupees 1 lakh distributed in the ratio of 3:2:1। क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट ऑफ रुपीज 1 lakh was distributed in the ratio of 3:2:1, which will be distributed in the ratio of will be distribute in ratio of 1:1:1। क्या बोला है कि उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दिया। प्रॉफिट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 3:2:1 बट इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ 1:1:1। कि प्रॉफिट उनको बांटना तो था 1:1:1 में, लेकिन उन्होंने बाय मिस्टेक उस प्रॉफिट को क्या कर दिया, 3:2:1 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांट दिया, वर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड या विल डिस्ट्रीब्यूटेड 1:1:1 मतलब बांटना था। तो बांटना था 1:1 में, बांट दिया उन्होंने 3:1 में, गलती कर दी, उसको करेक्ट करना हमारे को। क्या करेंगे, यही सारी चीजें लिख लेंगे पहले, क्योंकि ये दिए नहीं थे तीनों लिख लिए, जिधर लिखना था उस तरफ मैंने समझा दिया कैसे लिखना है, वो सब लिख दिया। फिर अब उस प्रॉफिट का भी यहां ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट, पहले तो लिखेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्या लिखेंगे, प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड। रॉन्ग क्या था, रेशियो हमारा 3:1, तो यहां लिख लेंगे रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड इन 3:2:1। इधर लिखेंगे अब किस तरफ लिखेंगे, रॉन्ग है आइटम, ध्यान रखना। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस तरफ लिखा जाता है, किस तरफ लिखा जाता है, सीआर साइड में आता है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के सीआर साइड में प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट, तो पार्टनर्स के सीआर में लिखा जाता है। राइट पार्टनर्स के सीआर में लिखा जाता है, लेकिन ये क्या है, रॉन्ग है, तो किधर लिखेंगे, पार्टनर्स के डीआर साइड में। तो यानी ये आप पार्टनर्स के डीआर साइड में लिख लोगे, और इसकी टोटल जो थी 1 लाख रुपीज वो किधर आ जाएगी, फर्म के सीआर साइड में। आया समझ में, क्या किया मैंने, सबसे पहले मैंने जो प्रॉफिट गिवन था 1 लाख रुपीज का, उस प्रॉफिट को रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूट किया इन द रेशियो ऑफ 3:1, विच इज अवर रॉन्ग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। रॉन्ग है तो रॉन्ग साइड में लिखना है, पार्टनर्स के अंदर सीआर साइड में लिखना है जनरली प्रॉफिट को। अभी रॉन्ग है तो मैंने डीआर साइड में लिखा, पार्टनर्स के अंदर 1 लाख रुपीज को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी अमाउंट आएगा इन तीनों की टोटल यानी 1 लाख रुपीज ही होगी, तो वो पार्टनर्स फर्म के सीआर साइड में आ जाएगी। यहां तक कंप्लीट। फिर अपना वही फंडा वापस शुरू से, फर्म की टोटल करो, अब हो सकता है इस साइड ज्यादा आएगी टोटल फर्म की, इस तरफ बैलेंस का बच गया। सपोज करो इधर की टोटल होगी 1,30,000, इधर भी मैंने 1,30,000 किया, डिफरेंस जो आया वो आया जैसे सपोज मेरा 40,000 रुपीज का या 30,000 ही आया। चलो क्या किया, टोटल की इस तरफ की टोटल हो रही 130, इस तरफ की टोटल 1 लाख ही हो रही थी, तो मैंने 30,000 जो डिफरेंस था वो यहां पर लिख दिया। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल सा वही जो पहले कर रहे थे वही कर रहा हूं। फर्म की टोटल कर रहा हूं, डिफरेंस निकाल रहा हूं, डिफरेंस बच रहा है मेरा 30,000। अब जो ये डिफरेंस आया इसको हम जनरली क्या करते हैं, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट करके लिखते हैं, बांट के लिखते हैं। सेम अभी वही करना है, इस 30,000 को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे, डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूटेड इन देयर राइट पीएसआर, कौन से, राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, विच इज 1:1:1। क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, और उस डिफरेंस को किस रेशियो में बांटना है,
राइट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर किधर बटेगा, फर्म के किधर लिखा हुआ है, डीआर में, तो पार्टनर्स के किधर आ जाएगा, सीआर में। 30,000 है डिफरेंस, राइट पीएसआर क्या है 11, तो 1 में बांटेंगे कितना कितना 10,000, फर्म के अंदर लिखा हुआ है डीआर में, तो पार्टनर्स के सीआर में आ जाएगा 10,000। समझ में आया, डिफरेंस को बांट दिया मैंने तीनों पार्टनर्स के अंदर, फर्म के डीआर में लिखा हुआ था तो मैंने पार्टनर्स के सीआर में बांट दिया, उनके राइट पीएसआर में 111 के अंदर। हो गया क्वेश्चन। अब टोटल करो इसकी तीनों कॉलम की, डिफरेंस निकालो, एंट्री पास करो और मार्क्स लेकर के आ जाओ। तो आई थिंक ये टॉपिक समझ में आ गया होगा आप सभी को। बहुत इजी है स्टूडेंट। कुछ बुक्स के अंदर इस टॉपिक को थोड़ा हार्ड बना रखा है, जिसमें वो क्या करते हैं, पहले इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर एक टेबल बनाते हैं, उस टेबल से वो डीआर सीआर वाला अमाउंट लिखते हैं, फिर डिफरेंस अमाउंट निकालते हैं, फिर उससे जनरल एंट्री पास करते हैं। आप चाहें तो उस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन अगर क्वेश्चन को इजी तरीके से समझना है, फटाफट से क्वेश्चन करना है, कम टाइमिंग में ज्यादा क्वेश्चन करने हैं, या बोर्ड एग्जाम के अंदर टाइम बचा करके दूसरे क्वेश्चन अटेंड करने हैं, तो ये मेथड फॉलो कर लेना। सीधा सा फंडा है, टेबल बनाओ, डिफरेंस लाओ, बांटो, टोटल करो, एंट्री करो, नंबर ले जाओ। समझ में आ गया सबको? तो स्टूडेंट अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व करने हैं। कोई दिक्कत हो मुझे मैसेज कर देना। नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा आपके इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन के लिए बनेगा, तो नेक्स्ट वीडियो को भी अच्छे से समझना। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो है आपके वो सॉल्व हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे। क्लियर सभी को? थैंक यू।